नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज बात होगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया। हम आज आपको बिग न्यूज बिग शो में बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच लुका छुपी का ये जो खेल चल रहा है, इसमें अंदर की बात क्या है। हम आपको ये भी बताएंगे कि अब हरियाणा का बजट जो पेश होने जा रहा है, उसकी खास बात क्या रहेगी। क्या मनोहर सरकार एक ऐसा बजट पेश करेंगे जो आने वाले लोकसभा और विधानसभा के मद्देनज़र रखते हुए पेश किया जाएगा और ये बजट काफ़ी असरदार होगा। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 13 तारीख से जो किसान लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चौथे दौर की बातचीत से सरकार ने जो फैसला लिया है एमएसपी 4 फसलों में बढ़ाने का, ये जो फैसला है ये किसानों और सरकार के बीच कितना फासला कम करेगा। और साथ ही साथ हम बताएंगे कि ये जो बदलता मौसम है, ये 14 राज्यों के साथ साथ आपके जीवन पर क्या असर डाल सकता है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम का शिलान्यास कर दिया है। पूजा की और पूजा के बाद जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ विपक्ष पर निशाना साधने का, कांग्रेस को घेरने का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी मोदी साहब ने अपने मुंह से ही कह दिया, चाहे कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। तो इन सब के क्या मायने हैं, ये जानने के लिए देखते हैं हमारी बिग न्यूज बिग शो की पहली बिग रिपोर्ट। पूजन और शिलान्यास की ये तस्वीरें कल की धाम संभल की है। कहा जाता है कि कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल की रूप में संभल में ही अवतार लेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल में बनने जा रहे कल की धाम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन में पहुंचे और विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न कर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती से भक्ति और अध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है और मुझे भव्य कल की धाम के शिलान्यास को सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। विकास भी और विरासत भी के मंत्र से आज का भारत विकास पथ पर तेज गति से अग्रसर हो रहा है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सुदामा और कृष्ण का नाम लेकर विपक्ष पर करारा कटाक्ष किया। दरअसल श्री कल की धाम के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को देने के लिए हमारे पास सिर्फ भावनाएं हैं। इसी बात पर पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि अगर कलयुग में सुदामा पोटली में चावल दे देते तो उनका भी वीडियो वायरल हो जाता। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका जाती, जिस पर भगवान कृष्ण पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते और फिर ऑर्डर आता। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं।
प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 18 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की समाप्ति पर भी पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया का हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के विभिन्न देशों के निमंत्रण पड़े हैं। इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी भाजपा सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। दुनिया का हर देश और शक्ति जानती है कि आएगा तो मोदी ही। आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो एक बात तो तय है, लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में विपक्ष जहां बिखरा हुआ नजर आ रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्साह और आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की। जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर और बढ़ा दिया गया है। जेपी नड्डा का ये कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया है, भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यकाल को बढ़ाने के पीछे की मंशा क्या है, और क्या ये जो जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा है ये आने वाले समय में क्या कुछ कमाल कर दिखाएगा, ये जानने की कोशिश है हमारे बिग न्यूज बिग शो की ये अगली रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज चल रही हैं। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आगामी चुनाव को लेकर दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, जिसके आखिरी दिन बीजेपी बैठक में पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन बीजेपी के दिग्गज नेता जेपी नड्डा को जून 2024 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव लाया गया, जिसको मंजूरी भी मिल गई है। यानी कि अब जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के बाद जून महीने तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। जेपी नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना में ही स्कूलिंग से लेकर बीए तक की पढ़ाई की। यहीं वह आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े थे। इसके बाद वह अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश लौटे और एलएलबी किया। 1993 में वह पहली बार हिमाचल प्रदेश से विधायक निर्वाचित हुए। 1998 में दोबारा चुनाव जीते और बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। 2007 में बीजेपी सरकार में वन, पर्यावरण एवं संसदीय मामलों के मंत्री रहे। 2011 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव चुने गए। दिल्ली में कामकाज संभाला। 2014 में केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला और पार्टी की बड़ी जीत के नायक बने। वहीं साल 2020 में जेपी नड्डा ने पार्टी अध्यक्ष का पद संभाल लिया था। वहीं जेपी नड्डा को जून 2024 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के अलावा हाल ही में बीजेपी ने उन्हें दूसरी बार गुजरात से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है। बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी माने जाते हैं। दोनों ही नेताओं ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में जमीन पर संगठन को मजबूत करने का काम किया है।
कई मौकों पर साथ भी पार्टी के कई कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में उस बेहतर तालमेल को देखते हुए 2024 का रण भी बीजेपी जेपी नड्डा के नेतृत्व में लड़ने की तैयारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नड्डा की अगुवाई में पूरे देश भर में संगठन काफी मजबूत हुआ है। जहां पार्टी कमजोर थी, वहां दूसरे दलों के बड़े नेताओं को जोड़ा गया। नड्डा ने हर वर्ग के लिए अलग से सदस्यता अभियान चलाया। इसका फायदा चुनावों में भाजपा को मिला। यही कारण है कि नड्डा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। सूर्या समाचार के लिए। और आइए अब बात करते हैं सरकार और किसानों के बीच हो रही बातचीत की। आप जानते हैं 13 फरवरी से लगातार किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 4 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब सरकार ने एक फॉर्मूला भी निकाला है। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सरकार का फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला किसानों और सरकार के बीच जो फासला है, जो खाई है, ये फॉर्मूला उस फासले को कम कर पाएगा या नहीं। पहले भी किसान आंदोलन ने आम नागरिकों के लिए बड़ी समस्या खड़ी की। इस बार भी किसानों के दिल्ली रवाना होने को लेकर आम जन को काफी परेशानियां हो रही है। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार नहीं चाहती कि किसानों का आंदोलन उग्र हो। शायद यही वजह है कि सरकार पूरी कोशिशों में जुटी है कि स्थिति सामान्य बनी रहे। खास बात यह है कि इस बार किसान खुद सरकार के साथ बैठकर अपने तमाम मसलों पर बातचीत करना चाहते हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों की किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की वार्ता काफी सकारात्मक माहौल और विस्तृत तौर पर हुई। केंद्र की तरफ से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए। सरकार के मंत्रियों ने किसानों से जहां उनकी समस्याओं और मांगों को विस्तार से जाना, तो मंथन करके किसानों के सामने प्रस्ताव भी रखा गया। सरकार का फॉर्मूला, किसान होंगे सहमत। 4 फसलों पर एमएसपी मिलेगी। मसूर, उड़द, तुअर और मक्की पर एमएसपी दी जाएगी। एनएफईडी और एनसीसीएफ एमएसपी की गारंटी देंगे। किसानों के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। मात्रा पर कोई लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल डेवलप किया जाएगा। चौथे दौर की इस बैठक में तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए और विस्तार से जानकारी दी। मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के, उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा। वैसे डेटा तो ऑलरेडी है, कौन किसान कितने ज़मीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वाभाविक तौर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है। और 5 साल का करार कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पे निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। हम भी दिल्ली जाके बाकी जो विभाग है
और एनसीसीएफ नैफेड से चर्चा कर लेंगे। और मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ किसान नेताओं के साथ सरकार की 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। चौथे दौर की बैठक में सरकार की ओर से दिए गए नए फॉर्मूला पर किसानों का क्या कुछ रुख है, आइए सुनते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी। किसान नेताओं के साथ सरकार की 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। सभी दौर की बातचीत बेहद ही सकारात्मक माहौल में रही और बारीकी से मंत्रियों ने किसानों के विचारों को समझा भी और जाना कि आखिर क्या मांगे किसान कर रहे हैं या क्या परेशानी उनको आ रही है, जिस पर मंथन करने पर ही किसानों के साथ प्रस्ताव रखा गया है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। अब बात करते हैं अपने हरियाणा की। हरियाणा की सरकार अब बजट पेश करने जा रही है। 23 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वित्त मंत्री के तौर पर विधानसभा में बजट पेश करेंगे। ये बजट कितना मनोहर होगा और ये जो बजट मुख्यमंत्री पेश करने जा रहे हैं, हरियाणा सरकार पेश करने जा रही है, ये बजट आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए कितना असरदार होगा, ये जानने की कोशिश है हमारी ये अगली विशेष रिपोर्ट। केंद्र के बजट सत्र के बाद अब इंतजार है हरियाणा के बजट का। मंगलवार से हरियाणा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री 5वां बजट पेश करेंगे। हरियाणा के बजट से हरियाणा की जनता को खासा उम्मीदें हैं। लोकसभा की सुरक्षा में चूक के बाद अब हरियाणा विधानसभा की सुरक्षा को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। इस बार हरियाणा विधानसभा में कैसी सुरक्षा होगी, इसकी जानकारी खुद ज्ञानचंद गुप्ता ने साझा की। तो वहीं इस बार के बाद बजट में क्या खास होगा, इसकी झलक मुख्यमंत्री के बयान में साफ देखने को मिली। आज का ये मेरा भ्रमण है उसी कारण से ही है कि इन गरीबों को भी सुविधापूर्वक इनके मकान बना के दिए जाएं और अंत्योदय की बात करते हैं, लोकहित की बात करते हैं। निश्चित रूप से इस बजट में उसकी झलक मिलेगी। फाइनली जब पेश हो जाएगा तब बात करेंगे। बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 20 फरवरी को आदरणीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और उसके पश्चात 2 दिन उस पर चर्चा होगी। 23 तारीख को आदरणीय वित्त मंत्री जी जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं वो अपना बजट प्रस्तुत करेंगे और 3 दिन बजट के ऊपर चर्चा होगी। इसी काल के अंदर जो भी हमारा विधायी कार्य है, जो प्रश्न उत्तर हैं या जो हमारे लगभग 42 जो हैं कॉल अटेंशन मोशन आए हैं, एक नो कॉन्फिडेंस आया है, इसके ऊपर भी विचार इस सत्र के अंदर होगा। और मैं समझता हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने अब की बार बहुत पुख्ता अरेंजमेंट्स किए हैं, विशेष अरेंजमेंट किए हैं, क्योंकि जो घटना लोकसभा के अंदर घटी थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ग्लास वॉल जो है वहाँ पर लगभग 8.5 फीट ऊंची, ताकि विजिटर गैलरी से कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रवेश ना कर सके जो अनवांटेड हो। मंगलवार से शुरू होने वाले बजट सत्र में क्या खास होगा और बजट सत्र की रूपरेखा क्या होगी, आइए आपको
ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 20 फरवरी से हरियाणा बजट सत्र का आगाज होगा। सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। 2 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 23 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश होगा। बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल अपना 5वां बजट पेश करेंगे। 3 दिन तक सदन में बजट पर चर्चा होगी। इस बार सरकार अंतिम बजट पेश करेंगे। इससे पहले पिछले साल मनोहर सरकार ने अपना पूर्ण बजट पेश किया था। पिछले साल 1,83,950 करोड़ का बजट पेश किया गया था। पिछले साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया था। राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज खोलने का बजट रखा था। सरकार ने 20,000 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा था। इस बार से बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। कांग्रेस की ओर से सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि 2021 में भी कांग्रेस प्रदेश की मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसमें सरकार के पक्ष में 55 वोट आए थे और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े थे। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव में कितना दम होगा। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में हैं। अक्सर वो रहते भी सुर्खियों में हैं, लेकिन अब जो सुर्खियां हैं वो ईडी के समन को लेकर है। ईडी उनको लगातार समन पर समन भेजे जा रही है और केजरीवाल कह रहे हैं कि आप जितने भी समन भेज लीजिए, मैं आपके सामने पेश नहीं होऊंगा। ईडी को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, वहाँ पर फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाजिर हुए। ये जो लुक्का छिपी का खेल है और केजरीवाल ये ईडी के समन को बार बार क्यों राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, इन सभी विषयों का मूल्यांकन कर रही है हमारी अगली एक खास रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए लगातार समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल हर समन को नकार रहे हैं। 17 फरवरी को केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने अदालत से कहा था कि अगली बार व्यक्तिगत रूप से आएंगे, लेकिन सोमवार को भी 6वें समन के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। चलिए आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी कब कब समन भेज चुकी है। ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन जारी किया था। दूसरी बार उन्हें 21 दिसंबर को समन भेजा गया था। इस साल उन्हें चौथी बार समन किया गया है। केजरीवाल को 3 जनवरी, 13 जनवरी और 31 जनवरी को समन किया गया था। 19 फरवरी को भी ईडी ने केजरीवाल को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करने के बाद। काबिल गौर है कि दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पिछले नवंबर महीने से ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि इस शराब नीति को लेकर जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनी थी वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बनी थी और पूरा मामला उनके संज्ञान में है। दूसरी तरफ केजरीवाल समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम लगातार बदलता जा रहा है। कुछ लोगों को ये मौसम सुहावना लग रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ठंड के मारे दोबारा से इनको दिसंबर जनवरी याद आ गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। अलर्ट जारी क्यों करना पड़ा मौसम विभाग को, और ये मौसम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पहाड़ी इलाकों में क्या असर दिखा सकता है और मैदानी इलाकों में इसका क्या असर होगा, ये जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट से।
बदलता मौसम लाल आंखें दिखाने लगा है। मौसम के रुख ने आम जनमानस को अलर्ट कर दिया है। अगले कुछ दिनों तक बदलता मौसम बड़ा प्रभाव छोड़ने वाला है। सर्दियों को अलविदा कहने का समय है, लेकिन ऐसे में गर्मियों के आगमन से पहले बदलता मौसम आपके मन में कई बड़े सवाल खड़े करने वाला है। सर्दियां जा रही हैं। ऐसे लगता है मानो जाती हुई सर्दियां अपने पीछे बीमारियां छोड़कर जाने वाली हैं। जहां एक तरफ गर्मी का एहसास होने लगा है, वहीं सर्द हवाएं गर्म हवाओं को फिर से मात देने लगी हैं। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अचानक से मौसम क्यों करवट ले रहा है, क्यों मौसम बिगड़ रहा है, इसका कारण हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल ताजा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 17 फरवरी 2024 की रात से एक्टिव हो गया है, जिसका असर उत्तर पश्चिम भारत पर देखने को मिलेगा। इससे कई राज्यों का मौसम अचानक करवट लेगा। इस बदलते मौसम का कितना प्रभाव, कितना असर देखने को मिलने वाला है, वो भी हम आपको बता दें जरा। आने वाले दिनों में भारी बरसात हो सकती है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। 19 से 21 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। 20 से 22 फरवरी के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसके अलावा छिटपुट ओलावृष्टि की गतिविधियों के साथ गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। इन दिनों राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। 19 से 22 फरवरी के बीच उत्तरी मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश की भी संभावना है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अपडेट दिया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। शिमला में तेज हवाओं के साथ घने बादल छाए हुए हैं। 22 फरवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना है। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी का दौर जारी है। आज देखिए 19 और 20 आज और कल जो वाइड स्प्रेड बारिश और बर्फबारी का फोरकास्ट है, और इसमें हमने ज़्यादातर जिलों में, अधिकांश प्रदेश में हमने ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है, लेकिन दो से 3 जिले ऐसे हैं जहां पे रेड अलर्ट भी हमने रखा हुआ है आज के लिए, 19 तारीख के लिए। इसमें मुख्य तौर पर लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिला है। यहाँ पे ये भी संभावना है कि एक दो जगह पे भारी बर्फबारी या बहुत भारी बर्फबारी भी हो सकती है अगले 24 आवर्स में। जहाँ तक हवाओं का असर तो कुछ रहेगा उसको कम करने में, लेकिन अभी आप देख रहे हो आज जो है शाम तक या कल तक एक दो जगह पे जो है भारी बर्फबारी होने की संभावना ज़रूर है। ये हो सकता है कि जो अभी विंड चल रही है, हवाएं चल रही है, थोड़ा सा इंटेंसिटी जो है बर्फबारी की या बारिश की कम कर सकती है। उधर लाहौल घाटी बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई है। भारी बर्फबारी और सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जिला प्रशासन ने लाहौल और उदयपुर उपमंडल में आने वाले सभी आंगनबाड़ी, स्कूल, कॉलेज, ITI और शिक्षण संस्थानों को 20 और 21 फरवरी को बंद करने का आदेश जारी किया है। लाहौल घाटी में पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते घाटी के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। किसान और बागवान इस मौसम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि करीब 4 इंच तक बर्फ इस समय जो है गिर चुकी है। और जहां तक सड़कों की बात की जाए तो केलोंग, मनाली वाया अटल टनल, रोहतांग फिलहाल जो है वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद है। इसके साथ साथ तिंदी सड़क मार्ग, केलोंग तारचा और इसके साथ साथ जो खोखसर की तरफ जाने वाली सड़क मार्ग भी वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद है। जिला प्रशासन की ओर से ये अपील की गई है, खासकर जो स्थानीय लोगों और टूरिस्टों के लिए, कि वे ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाए, क्योंकि अब जो सड़क मार्ग है काफ़ी जोखिम भरा हो गया है इसमें सफ़र करना। तो ऐसे में जो है उन्हें जो है फिलहाल जो है ऊंचाई वाले
बड़े इलाकों में सफ़र ना करने की हिदायत की है। जहाँ तक सड़कें खोलने की बात की जाए तो जैसे ही प्रशासन की तरफ से ये इतला दी गई है कि जैसे ही मौसम साफ हो जाता है तुरंत ही सड़क मार्ग खोलने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 22 फरवरी तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर मौसम का व्यापक रूप से असर देखा जाएगा। हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम के बदले बदले मिजाज लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन सकता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और इसी के साथ अब बिग न्यूज बिग शो को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज के बाद भी खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है और जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ।